नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल का उद्देश्य राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तो यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मित्रों, आज हर युवा का सपना है सरकारी नौकरी पाने का। तो अपनी सरकारी नौकरी का सपना करें हमारे साथ साकार। जुड़िए हमारे चैनल आरएस एजुकेशन से, यहाँ आपको सारा मटेरियल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो ऑप्शन इसका ए है वो राइट आंसर है। मित्रों, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, या वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसे कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उत्तर वैदिक जो संस्कृति का काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रों, वैदिक काल के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया था। तो इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत के आधार पर इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। मित्रों, आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आर्य मूलतः ईरानी निवासी थे, या इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया में था। एक इतिहासकार हुए मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान है, जो मूल निवास स्थान है, मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये आर्यों से संबंधित हैं। तो आर्य में यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो बिल्कुल सही है, संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। तो ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। मित्रों, तो इसका जो राइट आंसर है, जो क्वेश्चन जो सही नहीं है, जो विकल्प, वो है ऑप्शन डी। तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो नगर में निवास नहीं करते थे, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। जो डी है जो गलत दिया गया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल राइट हैं। आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, वो घुड़सवारी किया करते थे, मनोरंजन के लिए घुड़सवारी किया करते थे, दूध क्रीड़ा किया करते थे। तो इसका जो और भी कई झुंडों में भारत पहुंची, तो ये भी सही है। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है जो कि गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो संयुक्त रूप से 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इन्हें हम त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों, जो वेद हैं, जो भारत का जो सबसे पुराने ग्रंथ है या प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को माना गया है। मित्रों, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, उन्होंने वेदों की रचना की है। वेद व्यास, उनके द्वारा वेदों की रचना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमारा भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो मित्रों, जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मित्रों, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने अभी आपको बताया कि मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा
क्वेश्चन नंबर 7 है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कृषि एवं पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो मित्रों जो इसका जो राइट आंसर है, प्रथम जो विधि निर्माता है वो मनु को माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये किस काल से संबंधित थे? तो ये शुंग काल से संबंधित हैं दोस्तों। से इसका जो राइट आंसर है ए। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं कुछ। विष्णु पुराण का संबंध किस काल से है? तो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश है उससे संबंधित है। एवं वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें या 10वें। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद की 10वां जो मंडल है उसमें शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 18, 19, 20 या 22। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है पुराणों की संख्या है वो 18 पुराण है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे अन्य थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेद कितने हैं? तो हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या और अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। महापुराण अभी मैंने आपको बताया पुराण या महापुराण ये 18 हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं खगोल, ज्योतिष, ज्यामिति या भूगोल। तो मित्रों जो शुल्ब सूत्र है ये ज्यामिति से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र, जो कि वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सामा तट, प्राग ज्योतिष में या पंजाब में या पांचाल में। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो 9वां मंडल है। जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और देख लेते हैं मित्रों और कौन कौन से मंडल से क्वेश्चन उठ सकते हैं। 8वां मंडल है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में देवता है, जो 9वें मंडल के देवता सोम का उल्लेख किया गया है, अभी मैंने आपको बताया। एवं तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है तीसरा मंडल, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। एवं मित्रों जो गायत्री मंत्र जो कि एग्जाम के पूछा जाता है किस वेद में दिया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परशुराणी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो जो प्रमुख जो दसराज जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था परशुराणी नदी के तट पर। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। तो परशुराणी नदी किसका नाम है? तो ये रावी नदी का पुराना नाम है। रावी को जो प्राचीन समय में या वैदिक समय में परशुराणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो इस युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दसराग के जो यज्ञ का उल्लेख है या दसराग यज्ञ का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। रावी नदी के तट पर जो कि सुदास व 10 जनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बृहस्पति को, नारद को, इंद्र को या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वैदिक देवताओं का पुरोहित वो बृहस्पति को माना जाता है। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सतलज, झेलम, चिनाब या सिंधु। तो वैदिक नदी अस्कनी, जो कि अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है यहाँ पे ये पूछा गया है। जो वैदिक काल में अस्कनी किस नदी को बुलाया जाता था? तो अस्कनी ये किसका नाम था? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो हमें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
चिनाव। वैदिक काल में जो अश्कनी है वो चिनाव को अश्कनी बोला जाता था, शतुद्री को सतलज बोला जाता था। मित्रों इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और विपाशा किसको बोला जाता था? ये आपने हमें कमेंट में बताएं आप कि विपाशा किसको बोला जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बोगज कोई अभिलेख, एरन अभिलेख या भीतरी अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोगज कोई अभिलेख है जिसमें ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कुल एवं ग्राम, सभा एवं सभापति, सभा एवं समिति, ग्रामणी एवं विस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, पूर्व वैदिक काल में जो सभा एवं समिति हैं इनका राजा पर नियंत्रण होता था। सभा एवं समिति जो है अथर्ववेद में सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बतलाई गई हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जौ, गेहूं, मक्का या मटर। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, ऋग्वेद में जो यह शब्द का उल्लेख है वो जौ के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मित्रों आप ये बताएं हमें, या जो हम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। हमारे जो वेद हैं 4 वेद, उनको कौन सा वेद पंडित जो पढ़ता है उसको क्या नाम से कहा जाता है, क्या नाम से चर्चा की जाती है, उसको बता देते हैं हम यहाँ पर। तो मित्रों जो यजुर्वेद को जो ब्राह्मण पढ़ता है तो यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? तो यजुर्वेद वाले को अध्वर्यु बोला जाता है। सामवेद पढ़ने वाले को, जो कि भारत में संगीत का जनक है, तो सामवेद से भारत का संगीत का उदय हुआ है, तो सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है। अथर्ववेद का जो पाठ करने वाला होता है उसे ब्रह्म बोला गया है। एवं ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र बोला गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय या तैत्रीय। तो मित्रों जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। मित्रों इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद और जो ब्राह्मण है उन पर देख लेते हैं हम। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ का जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। एवं ऐत्रेय, अभी मैंने आपको बताया कि ऐत्रेय का संबंध ऋग्वेद से है। तैत्रीय किससे संबंधित है? तैत्रीय, शतपथ ये एक ये का नाम, इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देख लेते हैं, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अमाजू, दुहिता, गोपा या धन्व। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, वैदिक काल में जो लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या थी उसको अमाजू बोला जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और देख लेते हैं यहाँ पे जो और विकल्प दिए हुए हैं। दुहिता दिया हुआ है, दुहिता किसे कहा जाता था वैदिक काल में? तो दुहिता मतलब पुत्री को दुहिता कहा जाता था। गोपा किसे कहते थे? गोपा राजा को कहा जाता था। एवं धन्व मतलब मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। और जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आते हैं बार बार एग्जाम में, हल, जो सीता किसे कहा गया था? तो हल से बनी जो नालियां थी उसे सीता कहा गया था। उर्वरा, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया था। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गाय बार बार पूछी जाती है, गाय से संबंधित जो क्वेश्चन है, गाय को या क्या कहा गया था? तो अधन्या जो नाम है वो गाय को कहा गया था। अधन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके या जो वध करने योग्य ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, सामवेद का पाठकर्ता क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अध्वर्यु, होत, उद्गाता या ब्रह्म। तो मित्रों जो सामवेद का जो पाठकर्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप बताइए, आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं। तो मित्रों जो सामवेद का जो ये होता है उसको हम क्या बोला जाता है? तो आपको बताना। राइट आंसर है इसका उद्गाता। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु बोला जाता है। सामवेद का पाठ करने वाला मैंने अभी आपको बताया उद्गाता कहलाता है। एवं जो ब्रह्म किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म जो है अथर्ववेद का पाठ करने वाला ब्रह्म कहलाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा, याज्ञवल्क्य जो गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सामवेद में, छांदोग्य उपनिषद में या ब्रह्म यो बृहदारण्यक उपनिषद में या मुंडक उपनिषद में। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है वो बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी।
इतना बड़ा नाम है कि एक बार में मैं नाम भी नहीं ले पा रहा। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं गंडक, झेलम, सिंधु या प्यास। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, वैदिक काल में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। जो सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो सर्वाधिक बार जो है वो वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। मित्रों सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी गई है वैदिक काल में, एवं गंगा का एक बार तथा यमुना का 3 बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सोना, पीतल, लोहा या चांदी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, आर्यों द्वारा जो खोजी गई वस्तु थी वो थी लोहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसे श्याम अयस्सु कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्सु कहा जाता था। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। मित्रों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।